हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो तक हमने चैप्टर का जितना थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। मैंने सामने 4 न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, इनमें से 3 तो बहुत छोटे हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन मोबाइल से करने की कोशिश करूंगा अगर लंबी कैलकुलेशन आ जाती है तो। ठीक है, इससे पहले अपन वीडियो चालू करें, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, देखो ये सवाल, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश है, इनके मध्य बल ज्ञात करो। अगर आप सवाल को पढ़ेंगे तो 2 आवेश दे रखे हैं, एक ये और एक ये। ठीक, तो हमने सॉल्यूशन, और ये 4th का सॉल्यूशन है। ठीक, तो हमने लिखा कि पहला आवेश Q1 का मान है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। ठीक है, और Q2 का मान जो हमें दे रखा है वो है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। 2 आवेश दे दिए हमने। ठीक है, फिर इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी बच्चों r होती है ना, और वो कितनी दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। अभी ध्यान में रखें, कूलाम तो एमकेएस या एसआई पद्धति का मात्रक है, जबकि सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति का मात्रक है। इसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो जब भी सेंटीमीटर आए तो 10 की घात -2 लगा दीजिएगा, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एमकेएस में एसआई पद्धति में कन्वर्ट हो गई है दूरी। तो आवेश है, दूरी है, निर्वात के लिए या वायु के लिए वो बोल रहा है, आसानी से कूलाम का नियम उपयोग में करते हुए बल ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा भाई, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। K निर्वात हेतु K का मान फिक्स है, 9 गुणा 10 की घात 9, धनात्मक 9 है, ये बात ध्यान में रखिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। फिर Q1 का मान कितना, 2 गुणा 10 की घात -7, Q2 का मान 3 गुणा 10 की घात -7 डिवाइडेड बाय r²। तो इसको 2 बार लिख दो, 30 गुणा 10 की घात -2 गुणा 30 गुणा 10 की घात -2। चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितना सिंपल वे में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये 3 से इसको काटा तो शायद 10 आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद में 9 से इसे देखा जा सकता है। अगर आप देखें तो ये 3 3 9 यहाँ पर है और 10 बार जाएगा। ठीक है, देखो 10 गुणा 10 कितना हो गया, 10 की घात 2 प्लस का 2, और यहाँ पे 10 की घात -2 कैंसिल हो गया, तो ये टर्म तो पूरी हट चुकी है। ठीक, फिर यहाँ पर क्या बचा, 10 की घात -2, 10 की घात -2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना होगा। 3 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -7 गुणा 10 की घात -7 गुणा 10 की घात प्लस का 2, ये ऊपर चला गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 7 और 7 कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो माइनस का 14 यहाँ पर है और 10 की घात 11 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात 11 प्लस का और 10 की घात -14। ठीक, टोटल घातों की 10 की घात -3, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात -3। ये बल आ चुका है, और बल का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही, न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन इजी थी इसलिए मैंने कर दी, अगर कैलकुलेशन का टिपिकल लगी या फिर ज्यादा होगी तो या तो फोन से करेंगे, अदरवाइज मैं ये आपके ऊपर छोड़ दूंगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं वैसे आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये सवाल था, उतार लीजिएगा इसे। ठीक है, हाँ, ये आपकी किताब के अंदर वैसे शायद पहले नंबर का ही न्यूमेरिकल है। फिर नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास में,
तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल देख रहे हैं सर। देखो, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी, तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होगा, जिसके प्रत्येक भुजा समान है और भुजा का मान कितना दे रखा है, ए दे रखा है। एबीसी के शीर्ष पर 3 आवेश और 3 आवेश का मान दे रखा है, तीनों कोनों पर 3 आवेश है, प्लस का 2q, माइनस का q और माइनस का q रखा हुआ है, को क्रमशः ए, बी तथा सी पर रखे गए हैं। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। बच्चों आप थोड़ा ध्यान रखें, द्विध्रुव आघूर्ण, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज्ड लिख देता हूँ, फॉर्मूला यूज द्विध्रुव आघूर्ण q इंटू क्या होता है बच्चों, 2a होता है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जब 2a मानी गई है, लेकिन अगर इस सवाल को पढ़ेंगे तो दूरी 2a नहीं होगी बच्चों, a ही होगी। चलो वो करके देखते हैं, वो बाद की बात है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी गुणा होकर के ही द्विध्रुव आघूर्ण बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो एक ड्रॉ कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज, ये ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक, इसका ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु मान लिया। ए बिंदु के ऊपर कितना आवेश है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, 2q, तो 2q को q और q लिख सकते हैं, q प्लस q है ना, तो 2q हो गया। फिर b पर माइनस का q आवेश है और c पर भी माइनस का q आवेश है बच्चों। ठीक, अब देखो, एक माइनस का q और प्लस का q मिलकर के एक द्विध्रुव बनाएगा, ये एक द्विध्रुव है AB। ठीक है, एक प्लस का q और माइनस का q मिलकर के एक द्विध्रुव बनाएगा, एक ये भी द्विध्रुव है। ठीक है, और अगर ये दोनों द्विध्रुव हैं, AB और AC अगर दोनों द्विध्रुव है तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी होगी, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस के आवेश की ओर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर AB वाले द्विध्रुव की जो दिशा होगी वो क्या होगी बच्चों, ऐसा माइनस से प्लस की ओर ऐसे जाती है ये, और इसे मैं P1 लिख रहा हूं। ठीक है, फिर इस AC वाले द्विध्रुव की क्या होगी, C से A की ओर होगी बच्चों, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये P2 सदिश हो गया। फिर समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा आपको A दे रखी है, ये सभी मान आपको कितने दे रखे हैं, A दे रखे हैं। ठीक, तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी देखो बच्चों कितनी दिख रही है, A दिख रही है, 2a नहीं, तो इस बार द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, q इंटू a होगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे दो सदिश हैं और इन दोनों सदिशों के मध्य कुछ ना कुछ कोण है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो ये वाला कोण 60 डिग्री का, और अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो फिर ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, अब हमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। कैसे निकालेंगे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, तो समझिए, अगर दो सदिश थीटा कोण पर स्थित है, तो 11वीं में हमने पढ़ा है परिणामी सदिश का परिमाण कुछ ऐसा किया करते थे आप, r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, करते नहीं करते थे, ये परिणामी सदिश का ही तो होता है ना, तो परिणामी सदिश का परिमाण है ये। अब यहाँ पर p की जगह तो p1 है और q की जगह क्या है बच्चों, p2 है, और इन P1 और P2 का मान क्या होगा, तो देखो P1 इस वाले के लिए, AB द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना, एक आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी QA, P2 का मान भी कितना, Q इंटू A। ठीक है, तो Q इंटू A P1 और P2 का मान है, दोनों ही समान है, P1 बराबर क्या है, P2 है, ये बात भी ध्यान में रखें। चलिए काम करते हैं, तो हमने बोला परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P रिजल्टेंट PR बराबर P की जगह क्या रखेंगे, P1, तो ये होगा P1 का स्क्वायर, Q की जगह क्या रखेंगे, P2, तो ये होगा P2 का स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री, दोनों सदिशों के मध्य की मध्य कोण 60 कोस 60, अब कोस 60 का मान पता होना चाहिए और उसका अंडर रूट। ठीक है, P1 और P2 दोनों बराबर है, तो मैं P1 का स्क्वायर ही काम कर रहा हूँ, तो ये P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर प्लस 2 P1 इंटू P1 का स्क्वायर तो होगा, और कोस 60, देखो कोस 60 का मान होता है बच्चों 1/2, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कोस 60 ये तो खैर मैथमेटिक्स में आ ही जाता है, 10th में आप पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर कितना हो गया, 3p1 का स्क्वायर,
और इसे क्या लिखेंगे फिर बच्चों, √3 और P1 ऐसे लिखा जाएगा। अंततः मान रख दीजिए, √3 ऐसा का ऐसा और P1 का मान कितना है, देखो QA, तो √3QA दैट इज परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, है ना। चलिए, तो ये तीसरा सवाल था जो हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक, अब इसके बाद ये सारे सवाल आपकी किताब के अंदर हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स में आपको मिल जाएंगे ये। फिर उतार लीजिएगा इस चीज को। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है दूसरे सवाल में, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए तथा बी पर समान आवेश स्मॉल q है। देखो एक त्रिभुज है एबीसी और उसके शीर्ष ए और बी पर समान आवेश क्या रखा हुआ है, q रखा हुआ है। फिर त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। अब ये भी बहुत सिंपल सा सवाल हो सकता था क्या है ही। देखो सिंपल सा टास्क था इसके अंदर। सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले काम किया था, समबाहु त्रिभुज बनाए, है ना। तो ये हमने क्या बनाया बच्चों, समबाहु त्रिभुज बना दिया है। ये समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की होनी चाहिए, और ये ए, ये बी और ये सी होना चाहिए। ठीक है, ये सी वाला बिंदु। फिर इसके बाद में प्रत्येक के ऊपर कितना आवेश है, सॉरी ए और बी के ऊपर कितना आवेश है, क्यू, ए और बी के बी क्यू आवेश। ठीक है, और आपको क्या करना है, सी बिंदु के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। परिणामी विद्युत क्षेत्र सी बिंदु पे कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए बिंदु वाला आवेश सी बिंदु पर उपस्थित एकांक आवेश को क्या करेगा बच्चों, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी E1। ठीक, और बी बिंदु पर उपस्थित आवेश भी क्या करेगा, उसे प्रतिकर्षित करेगा बच्चों। तो ये क्या होगा, E2। ठीक, और दोनों विद्युत क्षेत्रों के मध्य का कोण समबाहु है, अभी थोड़ी देर पहले ही काम किया था, 60 होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है आपको सी बिंदु पर। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, सेम वो का वही है बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, हम परिणामी विद्युत क्षेत्र को आर के हिसाब से निकालेंगे। क्या भाई, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और उसका क्या होना चाहिए, अंडर रूट। जहां p का मान तो E1 के बराबर है और q का मान E2 के बराबर है, और थीटा का मान किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, तो E1 और E2 निकालो पहले। तो E1 का मान क्या होगा, तो E1 बराबर क्या होगा बच्चों, देखो Q आवेश के कारण a दूरी पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R की जगह कितना दे रखा है, a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, है ना। ऐसे ही E2 देखो, E2 बराबर भी वही है, आवेश उतना ही था, दूरी उतनी है, तो KQ डिवाइडेड बाय वापस से a स्क्वायर होगा। तो पता चल रहा है E1 बराबर क्या है बच्चों, E2 है। अतः C बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E रिजल्टेंट या क्या होगा भाई, मान रखो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ थीटा। फिर cos थीटा की जगह cos 60 लिख देता हूं। फिर E1 और E2 दोनों का मान बराबर है बच्चों, तो यहां पर क्या लिखा हमने, E1 का स्क्वायर प्लस E2 की जगह भी E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E1 क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर। cos 60 का मान कितना होता है भाई, 1/2, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये वापस से वही आ रहा है, E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर कितना आएगा, 3E1 का स्क्वायर। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3E1। E1 का मान हमें पता है, रख दीजिए कितना, √3KQ डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, a स्क्वायर। अगर a और q का मान दिया हुआ होता तो हम आगे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते, लेकिन सवाल में q और a का मान दिया हुआ है नहीं, इसलिए आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अंतिम पहले नंबर का सवाल, थोड़ा सा लॉजिक अच्छा होना चाहिए, इसके लिए सवाल बहुत ही अच्छा है। हालांकि न्यूमेरिकल तो हमेशा से ही अच्छे ही होते हैं। देखिए सवाल में हमें क्या दे रखा है, 4 बिंदु आवेश हैं,
और 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हुए हैं, तो वर्ग आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है बच्चों, जिसकी समस्त भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोना 90 डिग्री पर, है ना। एंगल 90 डिग्री का होता है हर एक कोने पर। और क्या बोल रहा है, वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करनी है, जबकि Q का मान आपको दे रखा है, मतलब प्रत्येक कोने पर जो आवेश है ना वो आपको दे रखा है। ये जो सवाल अपन ने जितने भी किए हैं उसमें से चौथे नंबर के सवाल को छोड़ करके बचा हुआ पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में डायग्राम दिया हुआ था हमारी बुक में, है ना। चलिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आए ही हमेशा डायग्राम। हाँ, तो काम करते हैं, 4 बिंदु आवेश हैं और सारे के सारे बराबर हैं, वर्ग के कोनों पर रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बनाते हैं समझने के लिए। अब ये वर्ग कितना वर्ग जैसा बना है ये आप लोगों को पता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये वर्ग का कोना A है, ये B है, ये C है और ये D है। सभी पर कैपिटल Q आवेश आपको दिमाग में रखना है, ऐसा सभी पर Q आवेश है ना, ठीक है। फिर इसके बाद 2 सेंटीमीटर की भुजा है, तो ये जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की, ये अपने दिमाग में रखेंगे, इसको मैं वैसे भुजा को ये मान के चल रहा हूँ, ठीक। और वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। वर्ग का केंद्र कौन सा होगा, तो जहां पर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वर्ग के विकर्ण यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये वाला जो बिंदु है ना बच्चों, ये वाला बिंदु क्या है, वर्ग का केंद्र है, ये बात ध्यान में रखें। वर्ग के केंद्र की क्या खास बात होती है, पहला, वर्ग का केंद्र जो है बच्चों वो इसके समस्त कोनों से समान दूरी पर स्थित होता है। इसका मतलब अगर ये दूरी नापें तो इसको अगर हम r लिख रहे हैं तो ये सारी दूरियां r हैं, ये बात ध्यान में रखें। दूसरा, यहाँ पर समकोण, ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो R और A में एक संबंध निकाला जा सकता है अगर ये 90 डिग्री है तो, क्या है भाई, देखो समकोण त्रिभुज है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट में चलते तो हम ये लिखते आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बच्चों। इसका मतलब 2r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बटा 2, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए, तो ये हमें पता चल गया है, ओके। अब काम करने की कोशिश करते हैं, अब थोड़ा समझना है बच्चों। देखो, Q आवेश O बिंदु पर स्थित, Q आवेश O बिंदु पर स्थित एकांक परिमाण के आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ऐसा, ठीक। तो ये वाला ऐसा प्रतिकर्षित करेगा, ये इस तरफ लेकर के जाएगा। अगर ये इस तरफ इसे लेकर के जाता है बच्चों, तो ये विद्युत क्षेत्र अपन क्या लिख सकते हैं, E, और इसे क्या लिख दिया, E, ठीक है। चलो, फिर यहां पर ये वाला आवेश, ये Q आवेश इस O बिंदु पर स्थित आवेश को क्या करेगा, एकांक आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, ई बी, ठीक है। बी के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। फिर ये वाला आवेश जो है इसे प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो इस तरफ फेंकेगा, इस तरफ फेंकेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ई, और ये वाला अपन लिख सकते हैं सी सदिश, ऐसा ही। फिर ये वाला आवेश इसे क्या करेगा बच्चों, वापस से प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो क्या होगा, ई, और यहाँ पर लिखा जाएगा डी। विद्युत क्षेत्र की दिशा मेरे हिसाब से पता चल गई। देखो, वापस से अपन ने क्या किया है, 4 बिंदु आवेश जो 2 सेंटीमीटर वाले भुजा के क्या है, कोनों पर स्थित है, वर्ग के कोनों पर स्थित है। वर्ग के केंद्र O, ये वर्ग का केंद्र O पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो हमने ये एक एक के कारण बताया कि A वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E इस तरफ है, फिर B वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र EB इस तरफ है, फिर C वाले के कारण विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित का इस तरफ है, और D वाले के कारण इस तरफ है। अब आप थोड़ा सा समझिए बच्चों कि ये दूरियां समान है, R और R, ठीक।
फिर ये ईसी विद्युत क्षेत्र की दिशा ईए विद्युत क्षेत्र के पूर्णतः विपरीत है। ठीक, अब गौर करो ईए का मान कितना होगा और ईसी का मान कितना होगा। तो हमने लिखा ईए बराबर होगा के आवेश कैपिटल क्यू दे रखा है, तो ये हमारे पास में मान लेते हैं, थोड़ा डायग्राम को बड़ा बना लेते हैं अपन और बोलते हैं कि ये एक ABCD क्या है बच्चों, वर्ग है। मैं इसका सबसे सिंपल पैटर्न बता रहा हूँ इस सवाल का, हालांकि एक्चुअल सवाल ये जो है वो थोड़ा सा दूसरा है, सिंपल सवाल देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर A B C और D, ठीक है, ये 3 कोने हो 4 कोने हो गए हैं वर्ग के, और सभी पर अगर Q आवेश हो, समान परिमाण का आवेश हो, ठीक है, अगर समान परिमाण का आवेश है तो आपको वर्ग के केंद्र पर क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। वर्ग का केंद्र कौन सा होता है, जहां पर वर्ग की ये जो विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं ना, वो बिंदु ही वर्ग का क्या होता है बच्चों, केंद्र होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये वर्ग का केंद्र है, ठीक है। अब देखो ये अगर वर्ग का केंद्र है तो वर्ग के केंद्र की क्या खास बात होती है, एक तो ये समस्त कोणों से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब ये अगर r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा और ये भी r होगा। दूसरा, यहाँ पर जहां पर ये विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और वर्ग की भुजा में ए दे रखी है बच्चों, ऐसा ही है, ए का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए और आर में एक संबंध है, वो संबंध क्या है, तो ये त्रिभुज अगर हम देखते हैं तो इस त्रिभुज से हमें पता चल जाता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसका मतलब r स्क्वायर का मान a स्क्वायर बटा 2 होगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है तो तरीके से देख लीजिएगा, फिर बाद में सवाल को चेंज कर देंगे। तो सभी पर अगर समान परिमाण का आवेश होता तो, सभी पर समान परिमाण का आवेश होता तो क्या होगा, देखो a वाला जो आवेश है ना ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, किसको प्रतिकर्षित करेगा, O बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसे अपन ने क्या लिखा बच्चों, E और A। फिर B बिंदु पर स्थित आवेश जो है वो भी इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो क्या होगा, EB लिख देते हैं इसको, ठीक है। फिर C बिंदु पर स्थित आवेश जो है वो भी प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो इसे लिखेंगे E और C, ठीक है। फिर D बिंदु पर स्थित आवेश भी इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये हो जाएगा E और D। सभी विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल गई होगी आपको। अब आप थोड़ा गौर कीजिए कि EA और EC एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसी तरीके से EB तथा ED भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के बराबर हुए परिमाण में तो एक दूसरे को निरस्त करने की क्षमता रखते हैं, और ऐसा ही है बच्चों। देखिए जब हम गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन सभी विद्युत क्षेत्रों का परिमाण समान है, कितना है वो देखो, तो EA निकालते हैं सबसे पहले, EA का मान कितना है वो देखो, A बिंदु के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, तो K आवेश Q डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक, तो हमने लिखा KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब गौर करो B बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र EB भी इतना ही है, क्योंकि दूरी उतनी है, आवेश भी वही है, ऐसा कैसा C के साथ में है और ऐसा कैसा D के साथ में भी तो है। चलिए तो हमने बोला ये सारे के सारे परिमाण में क्या है, समान है, पता चल गया। फिर परिमाण में समान है और EC जो है वो EA के विपरीत दिशा में है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि EC जो है वो वास्तविकता में EA के विपरीत दिशा में है, तो विपरीत सदिश के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। चलो A। दूसरा, ऐसे ED और EB एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो अगर ED को लिखा जाता तो वो क्या लिखा जाता,
माइनस का ई भी लिखा जाता है, ई भी सदिश लिखा जाता है। ठीक है, किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाएगा बच्चों? तो हमने लिखा ई रिजल्टेंट। सिंपल सा था, सदिश योग कर सकते हैं इस वाले में, तो सिंपल रहेगा सदिश योग से, इसलिए हम सदिश योग ले रहे हैं। ठीक, तो हमने बोला कि समस्त विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के तुल्य, सदिश योग के तुल्य। फिर ई को ये रखा, फिर ई बी सदिश को ई बी सदिश ही रखा। ई सी देखो, ई सी को क्या लिख सकते हैं? माइनस का ई ए सदिश लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ऐसे ही ई डी को क्या लिख सकते हैं? माइनस का ई बी सदिश लिख सकते हैं। गौर कीजिए, निरस्त कर रहे हैं ना? कितना आएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र? 0 आएगा, ये बात ध्यान रखें। अब ये एक लॉजिक आप यहां पर बना सकते हैं। वो लॉजिक क्या बना सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। जब आकृतियां सममित होती है ना बच्चों, सममित का मतलब क्या हुआ आप समझिए, वर्ग हो गया ये सामने वाला है ना, जो सवाल दे रखा है, वर्ग आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, इनके केंद्रों पर विद्युत क्षेत्र और बल 0 ही होता है यदि इनके कोनों पर समान परिमाण का आवेश हो। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर इस सवाल के अंदर ये वर्ग को हटा करके समबाहु त्रिभुज भी बोल देता, समबाहु त्रिभुज ऐसा बनाते हैं अपन, है ना, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर ये अगर समान परिमाण के आवेश रख देता और बोलता कि इसके केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, आंसर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। ये बात ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि ये सममित आकृति। ऐसे ही समषटभुज भी कैसी आकृति है? सममित आकृति है ना। हमारा रेगुलर जो पंचभुज जिसे हम बोलते हैं, पांच भुजा वाला, ये सारे के सारे जो रेगुलर आकृतियां होती है ना, इन आकृतियों के लिए उनके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल 0 होगा। कब? जब उनके कोनों पर समान परिमाण का आवेश और समान प्रकृति का आवेश होगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये आंसर 0 ही आएगा। हाँ, अगर आप प्रकृति को चेंज कर दें आवेशों की, या फिर आवेशों का परिमाण अलग अलग कर दें, तो फिर विद्युत क्षेत्र का मान और परिणामी बल का मान कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आवेशों की प्रकृति और मान समान है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 ही आएगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। कहां कहां पर? वर्ग के केंद्र पर, फिर आयत के केंद्र पर भी ऐसा का ऐसा होगा, समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर, षटभुज के केंद्र, समषटभुज के केंद्र पर, समपंचभुज के केंद्र पर, इन सभी के केंद्रों पर कितना होता है? 0 होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे लॉजिक के लिए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। धन्यवाद बच्चों, एंड टेक केयर।